हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अलका गोयल और आज हम पढ़ रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्टूडेंट्स, जवाहरलाल नेहरू को आप सभी जानते हैं, लेकिन इनके बहुत अंदर तक हम आज इनके विचारों को पढ़ेंगे। अंदर से मेरा मतलब है कि हम इनके राजनीतिक विचार, इनके वैदेशिक विचार, इनके राष्ट्र निर्माण संबंधी विचार, इनके अंतर्राष्ट्रीय विचार, राष्ट्रवादी विचार, सभी पर बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इसके दो वीडियो में बना रही हूँ। पहला राजनीतिक विचारों का है और जो दूसरा वीडियो है वो इनके राष्ट्र निर्माण संबंधी सामाजिक विचार और इनके जो भी अंतर्राष्ट्रीय विचार हैं, वैदेशिक विचार हैं, उनके बारे में वीडियो है। तो आइए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात और कह दूं कि आप मेरे चैनल को निरंतर सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरे वीडियोस को अंत तक देखें। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डालें। तो हम प्रारंभ करते हैं। नेहरू अपने समय के बहुत ही कुशल राजनेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन के एक ये कहें कि बहुत ही दमदार व्यक्तित्व थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को परिणति तक पहुंचाया और जिसकी वजह से वो भारत में इतने लोकप्रिय हो गए कि लोगों ने उन्हें लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनाए रखा। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी बहुत मधुर बनाया। हमारे देश का एक नाम किया इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इनके अंतर्राष्ट्रीय विचार हम बाद में और पढ़ते हैं। तो ये केवल एक राजनेता के रूप में ही नहीं बल्कि राजनीतिक विचारक के रूप में भी काफी प्रसिद्ध थे। इनकी 2-3 पुस्तकें हैं जिनका मैं आगे आपके लिए उल्लेख करूंगी। और इन पुस्तकों में है विश्व इतिहास की झलक है, भारत की खोज है। तो ये सब इनकी पुस्तकें भी हैं, है ना। तो इनकी हम बाद में अभी इनकी चर्चा करते हैं पुस्तकों की। इनके विचारों को हम ब्यौरेवार एक एक स्तर पर देखते हैं, क्योंकि इनके विचार इतने महत्वपूर्ण थे, इनकी कही गई बातों में इतनी साहस और निर्भीकता थी कि विश्व में एक नेता के रूप में अपने समय में ये बहुत विख्यात हो गए थे। भारत को इन्होंने विश्व स्तर पर एक स्थान इन्होंने प्रदान करवाया था। तो पहली चीज इनके राष्ट्रवाद संबंधी विचार। देखिए, राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद और उदार राष्ट्रवाद, 3 चीज हम यहाँ पर देखेंगे। हालांकि इन्होंने भारत एक खोज में जो इनकी पुस्तक थी, जिसका भी मैंने आपको जिक्र किया था, इन्होंने ये कहा था कि हमें स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए और किसी भी पराधीन देश के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम और प्रधान आकांक्षा होनी चाहिए। लेकिन नेहरू जी उग्र या संकुचित राष्ट्रवादी नहीं थे। उग्र का मतलब है कि वो ये नहीं कहते थे कि मैं ही, केवल मेरा देश ही आगे बढ़ता रहे, मैं ही आगे बढ़ता रहूं, या फिर अन्य जो राष्ट्र हैं वो अपना विकास नहीं करें। ऐसी इनकी विचारधारा नहीं थी। ये उदार राष्ट्रवादी थे। ये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास रखते थे और ये मानते थे कि उग्र राष्ट्रवाद जो है वो वैमनस्य, घृणा और युद्ध की विभीषिका को जन्म देता है, जिससे विश्व शांति खतरे में पड़ जाती है और उसके बाद में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पनपता है। तो इन्होंने इस प्रकार के राष्ट्रवाद का या धार्मिक राष्ट्रवाद का कभी भी समर्थन नहीं किया। ये अंतर्राष्ट्रीयवाद का सम्मान करते थे और इनके विचार अंतर्राष्ट्रीयवाद के भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे आपके लिए। तो इनके अंतर्राष्ट्रीय विचार जो हैं, जिनका मैं अभी आपसे कह रही थी, हमेशा इन्होंने विश्व कल्याण की बात इन्होंने कही थी, बल्कि ये कहें कि विश्व राज्य की इनकी कल्पना थी। और इनका ये था कि संपूर्ण विश्व जो है वो मानव मात्र के कल्याण के लिए, सुख के लिए कार्य करे और कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा, वैमनस्य, द्वेष, इस प्रकार का कोई भी स्थिति नहीं रहे। और भारत की स्वतंत्रता की बात या किसी भी देश की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने कार्य किया, तो इसलिए क्योंकि गुलाम देश विश्व शांति की बात नहीं कर सकता, इसलिए ये देश की आजादी तो चाहते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बात के समर्थक थे और निशस्त्रीकरण चाहते थे। तो जिस तरह की होड़ उस समय प्रारंभ हो गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध में जो विस्फोट हुआ था, आणविक विस्फोट, और उसके बाद जो अस्त्रों की होड़ प्रारंभ हो गई थी, उसका इन्होंने हमेशा विरोध करा था। और युद्ध विहीन विश्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये निशस्त्रीकरण को चाहते थे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में इन्होंने हमेशा विश्वास रखा था। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मतलब है कि तुम्हारा भी अस्तित्व रहे और मेरा भी अस्तित्व रहे, यानी सभी जो विश्व के देश हैं वो सब मिलकर के कार्य को करते रहे। उनका मानना ये भी था कि वैज्ञानिक प्रगति ने राज्यों की सीमाएं तोड़ दी हैं, यानी सारे देशों को आपस में मिला दिया है, इसलिए विश्व राज्य
धीरे धीरे करके ये जो सारे राष्ट्र हैं ये विश्व राज्य में तब्दील हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। वह यूएनओ का भी पूरा सम्मान करते थे और आपको पता है कि उन्होंने यूएनओ में वो कश्मीर समस्या को भी लेकर गए और यूएनओ में जब फौजें लड़ने गई कई देशों की तो वहाँ उन्होंने हमारी फौजों को भी भेजा था, और केवल इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि यूएनओ वास्तव में ही विश्व में शांति स्थापित करने वाले संस्था कायम मतलब इस प्रकार की संस्था एक मिसाल बनेगी, तो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का बहुत अच्छा माध्यम वो इसको बताते थे। अब हम देखते हैं इनके मानवतावादी विचार। मानवतावादी यानी मानव मात्र के उत्थान, उसके कल्याण और उसके सुख और चिंतन की ही इन्होंने हमेशा कल्पना की थी। मनुष्य का जो शोषण हो रहा था या निर्धनता से व्यक्ति परेशान था, उससे ये अंदर से बड़े परेशान रहते थे और इन्होंने हमेशा इस प्रकार के कार्य किए कि व्यक्ति जो है उसका कल्याण हो सके, उसका जीवन समृद्ध हो सके, उसका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, और इन्होंने हमेशा विश्व में इस प्रकार की कामना की थी। देश के लिए तो इन्होंने इस प्रकार के कार्य किए ही थे और इसलिए इन्होंने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का भी विरोध किया था, सामाजिक दासता का भी इन्होंने विरोध किया था और ये कहा था कि मनुष्य जो है वो उसका शोषण नहीं होना चाहिए या किसी भी प्रकार के विभिन्न जो बंधन है, जाति है, धर्म है, इनके बंधनों के कारण उसका किसी भी प्रकार से शोषण नहीं होना चाहिए। तो हमेशा इनके मानवतावादी विचार है और इसीलिए इन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई कि मानव मात्र के दुख दूर हो सके। इन योजनाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और इसीलिए लोग इन्हें इतना पसंद करते थे क्योंकि भारत जो कि एक बहुत ही ये कहें कि नीचे से उठ करके आया था, ये आज़ादी प्राप्त करते ही जो एक विकास की आवश्यकता थी, तो वो विकास के अवसर नेहरू ने देश को प्रदान किए थे। लोकतंत्र में भी इनका बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो यही कारण है कि भारत में इन्होंने, चूंकि उस समय देखिए फासिस्टवादी पद्धति भी थी, अधिनायकवादी पद्धतियाँ कई सारी थी, सोवियत संघ का क्या कहें साम्यवादी शासन भी हमारे सामने था, लेकिन इन्होंने लोकतंत्रात्मक शासन को महत्वपूर्ण माना और लोकतंत्रात्मक एक शासन प्रणाली नहीं मानते थे लोकतंत्र को, बल्कि एक जीवन पद्धति भी ये मानते थे और ऐसी शासन पद्धति मांगते थे जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से समाज में परिवर्तन किया जा सकता है। और उस समय हमारे देश को वास्तव में ऐसे शासन की आवश्यकता थी, तो इन्होंने संसदीय लोकतंत्र को महत्व दिया जिसमें कि जो कार्यपालिका है यानी जो देश के व्यक्ति हैं, मंत्री जो बन रहे हैं वो व्यक्ति वो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हो, इस प्रकार का इन्होंने कार्य किया। इनका स्वतंत्रता और समानता में बहुत पूर्ण आस्था थी और इसलिए जब हमारे संविधान में अधिकारों की बात आई तो सारे अधिकार हमें मिले हुए हैं और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव जाति या धर्म के आधार पर हमारे यहाँ नहीं होता। समानता स्वतंत्रता के अधिकार हमें मिले हुए हैं, वोट डालने का अधिकार हमें मिला हुआ है, कोई भी कारोबार करने का, घूमने का, फिरने का सभी अधिकार हमें मिले हुए हैं। तो ये सब लोकतंत्र की देन है और लोकतंत्र नेहरू जी की देन है। वो चाहते तो यहाँ पर अधिनायकवादी शासन स्थापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भारत में लोकतांत्रिक शासन स्थापित किया और लोगों को शासन में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया। अब पढ़ते हैं इनके समाजवादी विचार। देखिए इनका समाजवाद भी बहुत प्रसिद्ध रहा है क्योंकि उस समय साम्राज्यवाद स्थिति आ गई थी। साम्राज्यवाद में भी कई सारी पद्धतियां थी, समाजवाद की कई पद्धतियां थी और समाजवाद के बारे में तो ये कहते हैं कि किसी भी शासन पद्धति को समाजवाद का टोपा पहना दो। तो इन्होंने अलग एक समाजवाद प्रारंभ किया था और उस समाजवाद को कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। ये लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रतिपादक थे। इन्होंने साम्यवादी शासन को नहीं अपनाया क्योंकि साम्यवादी शासन में व्यक्तियों की अधिकार, व्यक्तियों की अभिव्यक्ति का अधिकार छिन जाता है। ये कहें कि सारे ही अधिकार छिन जाते हैं, सब कुछ राज्य के अंतर्गत आ जाता है, लोकतंत्र का नामो निशान नहीं रहता, जैसा कि हम सोवियत संघ में देख रहे थे पहले, या फिर रूस में या फिर चीन में हम वर्तमान में देख सकते हैं। तो ये स्थिति भारत में वो नहीं लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की एक व्यवस्था अपनाई जिसमें कि आर्थिक और सामाजिक विषमता खत्म हो जाए और सभी प्रकार से लोकतंत्र भारत में कायम हो जाए। केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं अपितु
सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र भारत में स्थापित हो। और इन सभी समस्याओं का जो समाधान था, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का, वो था लोकतांत्रिक समाजवाद। और लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या था कि लोकतांत्रिक पद्धति से समाजवाद को लाना, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी रक्तपात के वह भारत में समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। क्योंकि जो मार्क्स था उसका मूल सिद्धांत हिंसा था, मतलब हिंसा पर आधारित उसके मूल सिद्धांत थे। और लेकिन वो हिंसा और वर्ग संघर्ष से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक नया जो समाजवाद का नारा था वो दिया, लोकतांत्रिक समाजवाद। और इसमें एक कारण ये भी था कि नेहरू पर गांधी का बहुत प्रभाव था और वो नहीं चाहते थे कि भारत में हिंसात्मक पद्धति से कुछ भी प्राप्त किया जाए, इसलिए संभवतः उन्होंने इस प्रकार की नीति अपनाई। और क्रांतिकारी विचारधारा उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया। और देश के विकास के लिए भी उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का सहारा लिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, हालांकि आगे इसी में एक टॉपिक है, समाजवादी और पूंजीवादी जो दोनों अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको आपस में मिला करके देश की रीति नीति चलाना। मैं आगे आपको इसको समझाऊंगी। और उस समय आवश्यकता इसलिए भी इन सब की पड़ी थी क्योंकि कृषि और भूमि सुधार करने थे और जमींदारों ने जो भारत का शोषण इतने समय से किया हुआ था उस शोषण से निजात दिलानी थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, इसलिए इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई और ये निजात भी दिलानी थी और भारत का जो आधुनिक पद्धति है उनके अनुसार विकास भी करना था। तो इस कारण इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी उसका हम अब विस्तार से आपको बता देते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन्होंने क्या विचार रखे थे। क्योंकि उस समय भारत काफी निर्धन था और दूसरी ओर ये थी कि विश्व में बहुत सारी परिवर्तन हो रहे थे। नेहरू जी की विचारधारा से हम अर्थव्यवस्था में नहीं चल सकते थे क्योंकि नेहरू जी तो औद्योगिकरण का पूरी तरह मतलब ये कहें कि उसको नहीं मानते थे, विरोध तो हम क्या कहें, उनकी अपनी विचारधारा थी और गांधी जी की। लेकिन नेहरू जी ये कहते थे कि देश में औद्योगिकरण भी आवश्यक है और लोगों का विकास, मतलब लोगों की समानता भी आवश्यक है। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई जाए कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं जिनसे कि ज़्यादा पैसा कमाया जाता है या ज़्यादा पैसा जिसमें इन्वेस्ट होता है या फिर ज़्यादा लोग जिसमें काम करते हैं वो तो सरकार के हाथ में आ जाए, और जो छोटे छोटे उद्योग हैं जिनमें कम पैसा लगे, कम लोग जिसमें काम करें या एक जगह पर एक घर में ही जो काम हो सकता है उस कार्य को लोग अपने आप कर लें, तो उसको निजी हाथों में दे दिया। तो इन्होंने दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई, बड़े बड़े उद्योग सरकारी उसमें डाल दिए और खाते में, और जो छोटे छोटे उद्योग थे वो लोगों के हाथ में दे दिए। तो इससे क्या हुआ कि ज़्यादा जो विषमता थी वो नहीं आई और धीरे धीरे लोगों का आर्थिक और जो स्तर था, जीवन स्तर था, वो काफी उच्च हो गया। तो नेहरू इस प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत में चाहते थे कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ हो जाए और निर्धनता और बेकारी पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो वो आर्थिक प्रगति के लिए भारत के औद्योगिकरण के पक्ष में थे और उत्पादन की वृद्धि वो करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई सारे वैज्ञानिक पद्धतियों का भी इस्तेमाल करने की समर्थन किया था और यहाँ थोड़े सा गांधीवादी दर्शन से वो दूर चले गए थे। जैसे मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि गांधी जी बड़े उद्योगों का समर्थन नहीं करते थे, जबकि इन्होंने छोटे उद्योगों के साथ बड़े उद्योगों को भी पूरा प्रोत्साहन दिया था कि दोनों चीज़ें जरूरी हैं भारत के विकास के लिए। यदि हम छोटे छोटे उद्योगों तक ही भारत को सीमित रखेंगे तो हम वर्तमान के अनुसार, वर्तमान विश्व में जो स्थिति है उसमें हम भारत का मुकाबला, मतलब ये कहें कि भारत उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा और भारत बहुत पीछे रह जाएगा, पिछड़ जाएगा। तो इसलिए इन्होंने इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वो रखी और आर्थिक गतिविधियों के संचालन में सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों को इन्होंने सम्मिलित किया था। और इस प्रकार से मतलब उन्होंने सम्मिलित किया कि व्यक्ति आत्मनिर्भर भी बने, उसे रोजगार के अवसर मिले, ठीक है, और कोई भी ज्यादा अमीर या गरीब व्यक्ति नहीं हो, समाजवाद की स्थापना हो सके। तो वह सहकारिता आंदोलन के पक्ष में थे और पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों ही मतलब जो व्यवस्था थी उनमें
हिंसात्मक और अमानवीय साधनों का सहारा वो नहीं लेना चाहते थे। इन दोनों का मिक्स रूप भारत में रखा था उन्होंने, और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उन्होंने भारत में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, और काफी हद तक उनका ये प्रयास सफल रहा, क्योंकि आगे आने वाले वर्षों में भी इसी प्रकार की योजनाएं चलती रही थी। अब पढ़ते हैं इनके सांप्रदायिकता संबंधी विचार। सांप्रदायिकता यानी धर्म के आधार पर, की धर्मांधता के आधार पर देश में ये कहें कि संकीर्णता फैलाना, झगड़े फैलाना, तो इस सब के वो विरोधी थे। सांप्रदायिकता के बहुत ज्यादा विरोधी थे और देश की एकता अखंडता को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे, और इसलिए उन्होंने ये कहा कि सांप्रदायिकता जो है वो राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए घातक है, हिंसा और अलगाव को बढ़ाने वाली है। इसलिए उन्होंने धर्म की नैतिक मान्यताओं को स्वीकार करते हुए भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना पर बल दिया। और आप देखिए कि हमारे यहाँ पर जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्षता का पूरा समर्थन करता है। हमारी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता की बात है, हमें धर्मनिरपेक्षता का अधिकार मिला हुआ है कि हम किसी भी धर्म का अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी भी धर्म के हम क्या कहते हैं अनुयायी हो सकते हैं। हालांकि हम देश के विरोध में या किसी दूसरे धर्म के विरोध में कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन अपने धर्म को हम पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सभी धर्मों को समान अवसर दिया, चाहे वो किसी भी धर्म के अनुयायी हो, और सांप्रदायिकता का कहीं पर भी उन्होंने समर्थन नहीं किया, हमेशा उन्होंने विरोध करा, और इस तरह की स्थितियां उन्होंने पैदा नहीं होने दी जिससे कि सांप्रदायिकता जन्म ले। इसके अलावा उनके युद्ध और शांति संबंधी जो विचार हैं, तो उन्होंने देखिए शांति का समर्थन करा। जैसे मैंने पहले भी बताया, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करा, विश्व शांति का समर्थन करा, और विश्व में उन्होंने जो गुट निरपेक्षता की नीति थी उसके वो प्रतिपादक कहे जाते हैं, क्योंकि विश्व में उस समय दो गुट हो रहे थे, एक पूंजीवादी और एक समाजवादी गुट। समाजवादी के साम्यवादी गुट, और इन दोनों में आपस में झगड़ा चल रहा था जिसको शीत युद्ध के नाम से जाना गया, जो कि काफी लंबे समय तक 1990 में जाकर के वो खत्म हुआ था। पर नेहरू जी इन दोनों गुटों से पृथक रहे, उन्होंने अपनी एक तीसरी नीति अपनाई जिसको गुट निरपेक्षता की नीति कहा गया, और इस नीति के बारे में आगे मैं चर्चा करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में तो हम केवल राजनीतिक विचार इनके पढ़ रहे हैं, वहां वैदेशिक विचारों में इनकी चर्चा मैं करूंगी आपके साथ में, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। और इनका ये दृढ़ विश्वास था कि विभिन्न देशों के मध्य होने वाले विवादों का हल मध्यस्थता पंच निर्णय के द्वारा हो सकता है, और युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो युद्ध के लिए भी तैयार रहे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ में भी युद्ध किया और जीत भी हासिल की, और चीन के साथ में जब युद्ध उन्हें करना पड़ा तो वहाँ वो थोड़े से तैयार उस समय नहीं थे, और ये कहें कि एक धक्का उन्हें इसके बाद में लगा, क्योंकि बाद में उनकी कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, आपने इनके बहुत सारे राजनीतिक विचार पढ़े हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में इनके राजनीतिक विचारों का अध्ययन आपको करवाया है, जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, और इनके जो विचार हैं ये कहें कि उनकी यदि हम बात करें तो बहुत लंबी वार्ता हो सकती थी। इनके सिद्धांतों व्यवहार में कुछ कमजोरियां अवश्य थी, लेकिन फिर भी इन्होंने देश को, नई पीढ़ी को एक वैज्ञानिक दिशा प्रदान की। ये समन्वयवादी थे, इन्होंने नए और पुराने विचारों का समन्वय करा। ये कहें कि समाजवाद और पूंजीवाद का इन्होंने समन्वय करा। गांधी के विचारों को भी साथ में लेकर चले, मार्क्स के विचारों को भी लेकर चले, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी इन्होंने नवीन दिशा दी, और भारत को भी एक नवीन दिशा दी, और जिसका कि आज हम देखते हैं कि भारत काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गया है, तो उसकी नींव रखने वाले नेहरू जी थे। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी कमेंट्स हो वो आप जरूर डालिएगा, जिन विषय पर वीडियोस चाहते हैं वो भी आप जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।